दर्द की अपनी एक अदा है। दर्द की अपनी एक अदा है, जो सहने वालों पर फिदा है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बाबी बायोकेम क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। जैसा कि आप जानते हैं, जो हमने पहला चैप्टर जेनेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को कंप्लीट कर लिया है। आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले लेक्चर में कोई भी डाउट्स आता है, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी आती है, तो आप स्टूडेंट कमेंट्स करेंगे तो जिसके ऑप्शन डिवाइड किया जाएगा। तो स्टूडेंट, अब हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जैसे कि हमने डिस्कस किया आपका पहला चैप्टर जेनेटिक्स में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को कंप्लीट किया अच्छे से। उसमें लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया था, तो वहाँ पर आप घबराएंगे नहीं, लेक्चर को सीक्वेंस वाइज में अटेम्प्ट करेंगे। तो उसके बाद हम स्टूडेंट आज पढ़ने वाले हैं जो कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसका सेकंड चैप्टर है जेनेटिक्स का। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। देयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन UP board examination, and there are the also competitive examination. There is the most important, that is the molecular basis of inheritance student। ध्यान देना, जो molecular basis of inheritance जिसको वंशावली का आणविक सिद्धांत कहते हैं, ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है। तो आई होप आप इस चैप्टर को काफ़ी इंजॉय करके पढ़ेंगे और काफ़ी इसको फील करके पढ़ा जाता है, क्योंकि ये चैप्टर कुछ लोगों को समझ में भी नहीं आता है। तो उसका बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि वो बेसिक पर ध्यान नहीं देते, जिससे थोड़ा उनको क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो आपको करना क्या है, बेसिक पर ध्यान देना है। मतलब कि जैसे जैसे पढ़ाते चलें वैसे वैसे आपको लेक्चर अटेंड करना है, और आपको करना क्या है, साथ के साथ नोट्स भी बनाना है। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करते हैं आपका पहला चैप्टर, यानी कि जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जेनेटिक्स का सेकंड चैप्टर के हिसाब से बोले तो बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की। तो वंशागत का आणविक सिद्धांत की चैप्टर पढ़ना जरूरी क्यों है, जरा इसके बारे में समझते हैं, ध्यान से समझेंगे। यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो हम पढ़ रहे हैं, तो आखिर इसको पढ़ क्यों रहे हैं, इसको समझ क्यों रहे हैं, जरा इसको समझते हैं, ध्यान देना। क्यों पढ़ रहे हैं भाई? सिंपल सा मतलब है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में आपको तो जो भी जानकारी हासिल हुई, फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कह सकते हैं कि मेंडल साहब वहाँ पर नहीं बता पाए कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, वन जनरेशन टू आफ्टर जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आखिर जाता क्या है, ट्रांसफर क्या होता है। जैसे आप आज अपने माता पिता के जैसे कुछ ना कुछ सेम दिखाई देते हो, मतलब एकदम टू कॉपी नहीं, कुछ ना कुछ सिमिलरिटी दिखाई देती है, समझ रहे हो सकता है बाल का रंग हो सकता है, स्किन का कलर हो सकता है, आई का कलर हो सकता है, समझ रहे हो, उनके वेट, उनका स्किन, मतलब कि कोई भी लक्षण हो सकता है आपके माता पिता से आप में मिलता जुलता हो। नहीं तो आप आज अपने माता पिता का चेहरा देखिए, अपना हुलिया देखिए, ध्यान से देखना, अपने माता पिता का हुलिया देखिए और अपना हुलिया देखिए, तो आपको कुछ ना कुछ समानताएं अवश्य दिखाई देंगी, कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज जरूर दिखाई देंगी। ऐसा नहीं है कि आप एकदम माता पिता के टू कॉपी होंगे, ऐसा नहीं होगा, कुछ ना कुछ समानताएं जरूर दिखाई देंगी। अब वो जो समानताएं दिखाई देती हैं, क्यों दिखाई देती हैं? मेंडल के समय में वहां तक जानकारी हासिल होना नहीं था, मतलब वहां तक उन्होंने नहीं जान पाया था, मेंडल साहब ने, जो भी साइंटिस्ट थे वहां तक जानकारी नहीं हासिल कर पाए थे, ध्यान देना। क्योंकि वहां पर उन्होंने, आज तुमको पता है, तुमको डीएनए तुम बोलते तो तुरंत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो तुम्हारा लक्षण जाता है, जो अपने माता पिता के जैसे तुम्हें जो दिखाई देता है, तुमको तुरंत बोलते हो कि डीएनए के कारण दिखाई देता है ना, डीएनए। तो डीएनए मेंडल के समय में नहीं जाना गया था, उस समय डीएनए की खोज नहीं हुई थी। मेंडल साहब ने केवल ये बताया था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है लक्षण, उसको उन्होंने फैक्टर नाम दिया था। फैक्टर, इसको यूनिट फैक्टर बोल सकते हैं। यूनिट फैक्टर मतलब एक कारक, यानी कि कहने का मतलब, तो वहां पर बहुत सारे साइंटिस्ट आए, काफी साइंटिस्ट आए, जिन्होंने अपना अलग अलग मत दिया, अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो है तब जाकर के सिद्ध किया गया डीएनए इट इज अ जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इट इज एन जेनेटिक मटेरियल। तब वहां पे बताया गया कि डीएनए क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है, समझ रहे हो, तब डीएनए की बात आई। इसके अलावा हम बात करें स्टूडेंट, तो आपका डीएनए वहां से ओरिजिन हुआ, तो उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी हुए, समझ रहे हो, कुछ एक्सपेरिमेंट जो है सही भी थे, कुछ एक्सपेरिमेंट फिर आगे किए गए, जिससे आगे क्या हुआ, सिद्ध किया गया कि जेनेटिक क्या, डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, समझ रहे हो। इसके अलावा बात करें, ये तो बात रही डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है, तो इस वजह से ये चैप्टर क्या है, पढ़ना जरूरी है, क्योंकि डीएनए के बारे में हम पूरा राज जानते हैं, डीएनए आखिर है क्या,
डीएनए में पाया क्या जाता है, डीएनए कैसे आया, डीएनए पर कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट किया गया, समझ पा रहे हो कि नहीं, वो सब चीजें। एक बार हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, एकदम ध्यान से लेक्चर में बने रहेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि मेंडल के समय में बात करें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मेंडल सभी किसके बारे में बता रहे थे, फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। अभी भी आपको फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में स्टूडेंट आपको पता है, हाँ या ना। अब जो फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में आपको पता है, लेकिन आपको ये चीज पता है कि वन जनरेशन से एक जनरेशन, यानी कि फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से ही मेंडल बता रहे थे कि वन जनरेशन से अनदर जनरेशन, वन जनरेशन जिसको नेक्स्ट जनरेशन बोल सकते हैं, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन। अब एक जनरेशन से जो दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता था उसको मेंडल ने नाम दिया फैक्टर। क्या कहा, फैक्टर कहा। किसके आधार पर, फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के आधार पर, क्योंकि वहां मॉलिक्यूलर बेसिस बात हो नहीं रही थी। आगे चल करके फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मेंडल साहब ने वहां पर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो इतना जानते थे कि जो फैक्टर होता है, यूनिट फैक्टर, वो क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है, हाँ या ना। ये मेंडल साहब बता रहे थे यूनिट फैक्टर के फॉर्म में। लेकिन स्टूडेंट बात हुई आगे चल करके फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बुद्धि को सुलझाने के लिए तुम्हारा जो आया स्टूडेंट, केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम पढ़ते हैं, ध्यान देना। केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ध्यान देना। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, ध्यान देना। वन जनरेशन से जनरेशन, यही तो इनहेरिटेंस है, समझ पा रहे हैं, दीज आर द इनहेरिटेंस। तो फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में मेंडल साहब ने बताया कि वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में जाता था लक्षण, वो क्या था, यूनिट फैक्टर था। लेकिन आगे चल करके फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बाद जो आया केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट, केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ते हैं, और फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की ये बाद कहानी हम पढ़ रहे हैं, हाँ या ना। तो वही फिजिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो आया आपका, यानी कि जिसके बारे में पता चला आखिर केमिकल है क्या, कौन सा रासायनिक पदार्थ है जो कि डीएनए के फॉर्म में हमने डिटेल में जानना है। तो उसको हमने किस चैप्टर में पढ़ना है स्टूडेंट, उसको हमने जानना है। इसी केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को भी हम टर्म दे सकते हैं, नया टर्म यूज कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानेंगे स्टूडेंट। इस चैप्टर को किस नाम से जानेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशागत का आणविक सिद्धांत। कहीं ना कहीं जो केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, यही क्या है तुम्हारा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को कहते हैं। केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस कह रहे हैं, हाँ या ना। एकदम सिंपल कहानी है। कहानी क्या है कि मेंडल के समय में उतना जानकारी नहीं था, तो मेंडल क्या बोल रहे थे कि वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में जो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर जो प्रोजेनी में जाता है, पैरेंट टू ऑफस्प्रिंग, तो वो जो होता है फैक्टर होता है। फैक्टर यानी कि यूनिट फैक्टर कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कारक होता है, एकक कारक। तो आगे चल करके उसी को सुलझाने के लिए जो है केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस आया। वही केमिकल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को आज हम पढ़ते हैं किस फॉर्म में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, हाँ या ना स्टूडेंट। तो हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की कहानी। अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस की कहानी। आपने चैप्टर को कनेक्ट किया होगा एक दूसरे चैप्टर को, ध्यान देना स्टूडेंट। तो बात करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल। ध्यान से देखेंगे, जेनेटिक मटेरियल इज दैट द सब्सटेंस व्हिच ओनली, जेनेटिक मटेरियल is that the substance which not only control the inheritance of traits from one generation to the next generation, but it also express itself and effect through the formation of and formation and function of the traits। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, लिखेंगे डिफिनेशन, जेनेटिक मटेरियल इज दैट सब्सटेंस
जेनेटिक मटेरियल के बारे में कहानी लिख लेंगे। जेनेटिक मटेरियल इज दैट सब्सटेंस, जेनेटिक मटेरियल इज दैट substance which not only substance which not only control the inheritance of trait, which not only control the inheritance of trait, from one generation to next generation, from one generation to next generation, from one generation to next generation, but it also to express, but is also to express, but is also to express its effect through the formation and function of the trait, through the formation and function of the trait, हाँ या ना, फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ द ट्रेट। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, डिफिनेशन कह क्या रहा है, डिफिनेशन यही कह रहा है जेनेटिक मटेरियल जो होता है एक ऐसा सब्सटेंस होता है विच नॉट ओनली, ध्यान देना, विच नॉट ओनली कंट्रोल द इनहेरिटेंस, जो कि इनहेरिटेंस को ही केवल नहीं कंट्रोल करता, ध्यान देना, इवन जो ऑफ द ट्रेट्स जो भी लक्षण होते हैं तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, वो लक्षण को भी कंट्रोल कर रहा होता है साथ के साथ, लेकिन आल्सो द एक्सप्रेस इफेक्ट थ्रू द फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ द ट्रेट, लक्षण के भी फंक्शन को भी, मतलब कि जो भी लक्षण के फंक्शन होते हैं उसको भी कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे सिंपल सा एग्जांपल बात करते हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आप हो, अब आप अपने मम्मी पापा से अपने को मिलाओ, वैसे तो आप अपने मम्मी पापा से कुछ ना कुछ मतलब दिखाई भी देखो, उनके जैसा कुछ ना कुछ चेहरा मिलेगा, आपका कुछ ना कुछ चेहरा आपको मिलेगा मम्मी पापा से। इसके अलावा जैसे इस तरीके से आपके मम्मी पापा सोचते हैं, उनकी सोचने की तर्क जिस तरीके से है उसी तरीके से सोचने की तर्क आप में भी होगी, ध्यान देना स्टूडेंट। तो जेनेटिक्स ये कहता है कहीं ना कहीं जो आपका सोचने का नजरिया है, जैसे आपके माता पिता का था वैसे आपका भी होगा, हाँ या ना, मतलब कि ऐसा नहीं कि एकदम से होगा कुछ एकदम पूरा उनकी तरह होगा, लेकिन उनकी तरह कुछ ना कुछ नजरिया जरूर होगा सोचने का। समझ रहे हो कि वो किस तरीके से सोचते हैं, क्या सोचते हैं, इसका इफेक्ट जो होता है बच्चों में पड़ता है, समझ रहे हो, इसका इफेक्ट जो है बच्चों में आता है, जैसे उनके माता पिता का इन्हें कहते नहीं है उसी तरीके से बच्चा भी होगा, तो होता है ये चीज़, ध्यान देना स्टूडेंट, जेनेटिक्स कहता है। तो उनको अच्छे इन्वायरमेंट में रखते हैं तो बात की बात है। तो यहाँ पर वही डिफिनेशन कर रहा है कि जेनेटिक मटेरियल आनुवंशिक पदार्थ ऐसा पदार्थ होता है जिसमें कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण तो जाते ही जाते हैं, यानी कि उसके साथ के साथ ये लक्षण की फंक्शन और कार्यात्मक जो भी उसका कार्य है, उसके किस तरीके से फंक्शन है कर रहा है, उन सभी चीज़ों को क्या करता है जेनेटिक कंट्रोल करा होता है। उन सभी चीज़ों को हम मिला करके बोलते हैं दीज आर दी जेनेटिक मटेरियल, उसको बोलते हैं आनुवंशिक पदार्थ। आनुवंशिक पदार्थ एक ऐसा पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को पहुंचाता है, उसे क्या बोलेंगे आनुवंशिक पदार्थ बोलेंगे, समझ रहे हो। जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
तुम्हारे अंदर मम्मी पापा से कुछ ना कुछ जीन तुम्हारे अंदर आया। अब तुम क्या हो, मम्मी पापा से सिमिलरिटीज हुए, सिमिलरिटीज के अलावा भी तुम मम्मी पापा जो जैसे सोच रहे हैं जिस तरीके से, उस तरीके से तुम भी क्या कर रहे हो, सोच पा रहे हो। उस तरीके से तुम्हारी भी तार्किक क्षमता है। ध्यान देना स्टूडेंट, ये ऐसा साइकोलॉजी भी कहता है, ऐसा बायोलॉजी भी कहता है, हाँ या ना। तो आई होप आपने जाना कि जेनेटिक मटेरियल है क्या, जेनेटिक मटेरियल का डिफिनीशन जाना। तो बात करते हैं डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए क्यों जो है जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ है, इसके बारे में किसने एविडेंस दिए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तब इसके बाद हम बात करेंगे स्टूडेंट, जो एविडेंस हम पढ़ लेंगे। एविडेंस पढ़ने के बाद यहाँ पे हम डीएनए के बारे में समझेंगे, डीएनए है क्या, थोड़ा डीएनए के बारे में समझ लेंगे। तो डीएनए को जैसे ही हम समझेंगे तब वहाँ पर चार्गाफ रूल पढ़ेंगे। चार्गाफ रूल पढ़ने के बाद फिर बात करेंगे डीएनए के एक्सपेरिमेंट, कि डीएनए को आखिर पता कैसे लगाया गया, जाना कैसे गया कि डीएनए कैसे आया, हाँ या ना। यानी कि डीएनए के बारे में हम जानेंगे कि डीएनए कैसे आया, डीएनए के बारे में कौन कौन से साइंटिस्टों ने क्या किया, किस तरीके से वहाँ पर पता लगाया, कैसे एक्सपेरिमेंट किया। ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे वहाँ पे। ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल के बाद हम पढ़ेंगे जिसको ग्रिफिथ ने दिया था, पढ़ेंगे बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे ना बायोकेमिकल रूप से, जिसको आपको एवरी मैकलॉयड मैकॉर्टी ने दिया था। देन साथ ही साथ हम ये भी पढ़ेंगे सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन स्टार एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, हार्शे-चेज का नियम भी पढ़ेंगे स्टूडेंट। कई साइंटिस्ट हैं तो उसको हम काफ़ी डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले तुमने जेनेटिक मटेरियल जाना, जेनेटिक मटेरियल का डिफिनीशन क्या है। जेनेटिक मटेरियल मतलब कि जो क्या है, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल इज द सब्सटेंस which substance and not which not only control for the inheritance, केवल इनहेरिटेंस को ही नहीं कंट्रोल करता, ऑफ द ट्रेट फ्रॉम द वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण आते हैं उनको भी इवन बात करें, लेकिन इसके साथ साथ आल्सो एक्सप्रेस द इफेक्ट थ्रू द फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ द ट्रेट। जो लक्षण होते हैं उनके किस तरीके से वो फॉर्म हो रहा है, किस तरीके से उसका फंक्शन क्या है, उन सभी चीजों को क्या करता है तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, हाँ या ना। पक्का बढ़ जाए, ये इस तरीके से हमने अनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल के बारे में जाना। यानी सिंपल सा इसको हिंदी में हम समझ सकते हैं, अनुवंशिक पदार्थ का मतलब ऐसा पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, स्थानांतरित होता है, उसे क्या बोलते हैं, अनुवंशिक पदार्थ कहते हैं, हाँ या ना, सिंपल भाषा में। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट, बात करते हैं डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, बात करते हैं डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल, बात करते हैं डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। ये क्या बोला है, ध्यान देना, डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, यानी कि डीएनए को जो खोजा गया, डीएनए के बारे में जो जानकारी हासिल की गई उनके बारे में यहाँ पे जानना है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्यों है, मतलब वहाँ पर किस वैज्ञानिक ने किस कैसे कैसे बताया, तो वहाँ पर पढ़ेंगे इसमें ये चीज। देयर आर द वेरियस इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ द डीएनए बीइंग जेनेटिक मटेरियल। कहने का मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि देयर आर वेरियस डायरेक्ट and indirect evidences for the DNA as genetic material, हाँ या ना, DNA as a genetic material कह रहे हैं कि बहुत सारे वेरियस एविडेंसेस हैं, प्रमाण जिसको बोलते हैं, एविडेंसेस का मतलब प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से डीएनए के बहुत सारे प्रमाण हैं कि डीएनए क्यों आनुवंशिक पदार्थ है, इसके काफी प्रमाण हैं। और ये प्रमाण है क्या, साइंटिस्टों ने इनके बारे में बताया। जैसे सबसे पहले बात करें, सबसे पहले जो न्यूक्लिक एसिड की फर्स्ट आइसोलेशन किया उनका नाम लिखेंगे, ध्यान देना, यानी कि फर्स्ट आइसोलेटेड बाय न्यूक्लिक एसिड फ्रेडरिक मिश्र, जिसको उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया। वहां पर उन्होंने किस नाम दिया न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लियन नाम दिया। क्या नाम दिया स्टूडेंट, न्यूक्लियन नाम दिया।
अब फ्रेडरिक मिशर साहब क्या थे, इनके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। फ्रेडरिक मिशर एक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये जो थे सबसे पहले मतलब जो भी पस सेल हुआ करते थे उनको इकट्ठा करते थे। अब आप लोग पस सेल समझना चाहते हो, पस सेल क्या है भाई? पस सेल का मतलब कि जो घाव होता है, घाव में जो मवाद होता है, उसी सेल्स को क्या करते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। अब आप लोग जानना चाहते हैं क्यों इकट्ठा करते थे, किस लिए इकट्ठा करते थे भाई? जो ये आपके जो फ्रेडरिक मिशर साहब जी थे, ये एक डॉक्टर थे, नॉर्मल डॉक्टर थे। तो वहाँ पर ये घाव का इलाज कर रहे थे। तो जितने भी पेशेंट जाते थे, ये करते क्या थे, उन्हीं पेशेंट के पस सेल्स को निकाल कर कलेक्ट करके रखते थे, उसको आइसोलेट करके रख लेते थे। तो वहाँ से उन्होंने उन्हीं सभी पस सेल में उन्होंने देखा कि फ्रेडरिक मिशर ने उन्होंने देखा एक सर्कुलर लाइक स्ट्रक्चर पाया गया, और उसमें जो है एसिडिक कैरेक्टर उनको दिखाई दिया, एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति दिखाई दी। पस सेल्स में कुछ ऐसे सब्सटेंस दिखाई दिए जिनमें उन्होंने एसिडिक उसकी प्रकृति दिखाई दी, उसके न्यूक्लियस में क्या हुआ, एसिडिक प्रकृति दिखाई दी। तो ही एसिडिक प्रकृति, एसिडिक नेचर जो दिखाई दिया, इसी का नाम क्या रखा उन्होंने, न्यूक्लिन नाम दिया। क्या नाम दिया स्टूडेंट? न्यूक्लिन शब्द यूज किया, न्यूक्लिन टर्म यूज किया। सबसे पहले बताया किसने? फ्रेडरिक मिशर ने। कैसे बताया? पस सेल्स को इकट्ठा करके देखा कि उसमें एसिडिक नेचर दिखाई दिया, अम्लीय प्रकृति दिखाई दी, जिसकी वजह से वहाँ पर उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया। हाँ या ना? तो इनके बारे में हमने थोड़ा जाना भी, तो लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं स्टूडेंट? ध्यान से देखेंगे। हम लिखते हैं कि न्यूक्लिक एसिड फर्स्ट आइसोलेटेड बाय न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड फर्स्ट आइसोलेटेड बाय, फर्स्ट आइसोलेटेड बाय फ्रेडरिक मिशर, फर्स्ट आइसोलेटेड बाय फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर ने जो है सबसे पहले आइसोलेट किया, ध्यान देना, फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले आइसोलेट किया। फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहले क्या किया? आइसोलेट किया। किसके बारे में? न्यूक्लिक एसिड के बारे में। इसके बारे में स्टूडेंट, न्यूक्लिक एसिड के बारे में ध्यान से देखेंगे। और इन्होंने न्यूक्लिक एसिड के बारे में सबसे पहले आइसोलेट करके न्यूक्लिक एसिड का जो नाम दिया, उसका नाम क्या रखा? नेम्ड एज न्यूक्लिन टर्म यूज किया। ध्यान देना स्टूडेंट, न्यूक्लिन टर्म यूज किया। क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी जो थी, कैरेक्टर जो था, कैसा था? एसिडिक था, अम्लीय प्रकृति के कारण इन्होंने न्यूक्लिन टर्म यूज करा। ये पहले साइंटिस्ट की कहानी है। ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, ये जो है आपके पहले साइंटिस्ट की कहानी है। दूसरे साइंटिस्ट की अगर हम बात करें, तो दूसरे जो सेकंड साइंटिस्ट आपके निकल के आते हैं, द फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड इज गिवन बाय, ध्यान से समझेंगे, द फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड इज गिवन बाय अल्टमान ने जो है सबसे पहले अल्टमान ने न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया। अल्टमान ही वाज द फर्स्ट न्यूक्लिक एसिड इज गिवन बाय अल्टमान। अल्टमान ने जो है सबसे पहले बताया, वही अल्टमान ने सबसे पहले किसके बारे में बताया? न्यूक्लिक एसिड की डिस्कवरी करी। ध्यान से देखिए। उसके बाद जो साइंटिस्ट आते हैं आपके, फिशर, he was the first observer that DNA contains, फिशर जो साइंटिस्ट थे, फिशर साइंटिस्ट, he was the, इनका नाम क्या है? फिशर। he was the first observe that DNA contain purine
मीडियन। मतलब सबसे पहले इन्होंने बताया कि डीएनए जो है उसमें क्या पाया जाता है, प्यूरिन पाया जाता है और पिरीमिडीन पाया जाता है। डीएनए में देयर आर द वेरियस टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेस पेयर occur, that is first division given by discussed by that is or discovered by Fisher। फिशर ने सबसे पहले बताया कि डीएनए में क्या होता है, दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, प्यूरिन और पिरीमिडीन। किसने बताया? फिशर ने बताया। आगे के दो साइंटिस्ट आपके हुआ करते हैं जिनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, फास्फोरिक एसिड डिस्कवरी बाय ना, फास्फोरिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर। ध्यान देना, फास्फोरिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर को सबसे पहले बताने वाले साइंटिस्ट जो थे फास्फोरिक फास्फोरिक एसिड एंड डीऑक्सी डीऑक्सीराइबोस शुगर। फास्फोरिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर डीएनए में जो पाया जाता है, उसको खोजने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम याद रखेंगे, लीवेन। डिस्कवर बाय LEVEN, लीवेन इन डीएनए में खोजा, किसने? लीवेन ने। ध्यान देना, फास्फोरिक एसिड एंड डीऑक्सीराइबोस शुगर के बारे में कौन बताया? लीवेन ने बताया। इसके बाद जो बात करते हैं फर्स्ट एक्सरे फोटोग्राफी ऑफ डीएनए। ध्यान देना, फर्स्ट एक्सरे फोटोग्राफी ऑफ डीएनए टेकन बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। ध्यान देना, फर्स्ट एक्सरे फोटोग्राफी ऑफ डीएनए, एक्सरे फोटोग्राफी ऑफ डीएनए टेकन बाय विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। याद रखेंगे, टेकन बाय विल्किन एंड फ्रैंकलिन, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन है, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने सबसे पहले बताया। ध्यान से देखेंगे, विल्किन एंड फ्रैंकलिन। और एक चीज, विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने क्या किया, सबसे पहले एक्सरे फोटोग्राफी ऑफ डीएनए सबसे पहले लिया, और लेने के बाद उन्होंने क्या बताया, विल्किन फ्रैंकलिन ने, कि एक्सरे फोटोग्राफी से उन्होंने तैयार किया, और इसी एक्सरे फोटोग्राफी के बेसिस पर जो है डीएनए का करेक्ट मॉडल दिया गया। ध्यान देना, ही वाज द करेक्ट डीएनए मॉडल इज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। किसके बेसिस पर दिया गया करेक्ट डीएनए मॉडल? एक्सरे फोटोग्राफी के ऊपर, एक्सरे फोटोग्राफी के ऊपर। ही वाज द करेक्ट डीएनए मॉडल, दैट इज वाटसन एंड क्रिक। कौन साइंटिस्ट? वाटसन एंड क्रिक ने इसके बारे में बताया, करेक्ट डीएनए मॉडल के बारे में बताया। हाँ या ना? तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्या, कि आपका न्यूक्लिक एसिड सबसे पहले आइसोलेट किसने किया? फ्रेडरिक मिशर ने आइसोलेट किया। इन्होंने क्या दिया? न्यूक्लिक इंटरमीडिएट किया। क्यों यूज किया, इसके बारे में थोड़ा कहानी बताया। आगे बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। सबसे पहले किसने बताया? अल्टमान ने बताया। देन फिशर नामक साइंटिस्ट ने क्या बताया, कि द फर्स्ट ऑब्जर्व फॉर डीएनए में क्या होता है, दो प्रकार के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, प्यूरिन और पिरीमिडीन। उसके बाद जो फास्फोरिक एसिड जो डीएनए में पाया जाता है, जो डीऑक्सीराइबोस शुगर जो पाया जाता है, इनके बारे में जो बतलाने वाले साइंटिस्ट होते हैं आपके लीवेन। कौन है स्टूडेंट? लीवेन। डीएनए में सबसे पहले बताया। उसके बाद जो लास्ट है एक्सरे फोटोग्राफी एक्सपेरिमेंट, एक्सरे फोटोग्राफी ऑफ डीएनए टेकन बाय विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने क्या किया, एक्सरे फोटोग्राफी ऑफ डीएनए के बारे में बताया। देन वही एक्सरे फोटोग्राफी के बारे में बतलाने के बाद, वही एक्सरे फोटोग्राफी जैसे उन्होंने बताया डीएनए के बारे में, एक्सरे फोटोग्राफी प्ले कर लेने के बाद फिर उसी के आधार पर क्या किया, वाटसन एंड क्रिक ने अपना करेक्ट मॉडल प्रोवाइड किया। ही वाज द डबल हेलिक्स मॉडल, दैट इज द करेक्ट मॉडल ऑफ डीएनए, ही वाज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक। हाँ या ना? पक्का? तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा कि चीजें है क्या, कि आपका यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल क्या है, और
एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल के बारे में बतलाने वाले साइंटिस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे साइंटिस्ट का नाम। इवन कभी कभी पूछ लेता है तो साइंटिस्ट का नाम आपने याद करना है। साथ के साथ आपको जानना, हमने जाना कि जेनेटिक मटेरियल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कि मेंडल के पहले जेनेटिक मटेरियल को क्या बोल रहे थे। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स वगैरह होता है कमेंट्स करेंगे। तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहेंगे, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो आई होप स्टूडेंट आपको लेक्चर समझ में आया होगा। देन अच्छा लगा है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो माय डियर स्टूडेंट। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक्स अलॉट।